का और 2-3 रुपए देखिए ऊपर की तरफ निकलता जा रहा है और दिन के हाईएस्ट लेवल पर ये एचडीएफसी बैंक देखिए ट्रेड कर रहा है। ये देखिए जो आपको लास्ट में टिक दिख रही है ये वो समय था जब सबसे पहले ये जानकारी आपको दी गई थी। लेकिन चलिए दीवान साहब को जोड़ते हैं। दीवान साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आखिरी सौदा में बताइए मूड क्या है आपका, मार्केट पर क्या व्यू है? एचडीएफसी बैंक पर हम चर्चा कर रहे थे, प्लीज कंट्रीब्यूट करिए उसमें। दीवान साहब को बहुत नॉलेज है और दीवान साहब हर खबर को बहुत क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। दीवान साहब, आपकी राय? नहीं, थैंक यू हेमंत, थैंक यू वीरेंद्र। मजा आ रहा है ये आज बहुत दिनों बाद आप लोग के सबके साथ ये शो करते हुए। और राहुल की कमेंट्री सुन के बड़ा अच्छा लगा कि जो जो जिस टाइप का उन्होंने सिर्फ एक चीज नहीं कि सिर्फ बुलिशनेस का वो किया है ऐलान, बट उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया। और मैं भी इस चीज से सहमत हूँ कि मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है तो जो शॉर्ट साइड में लोग ट्रैप होने की तैयारी में लग रहे हैं, हो सकता है हम 10,000 की तरफ भी एक आध बार जाएं, लेकिन अभी भी मार्केट का अंडरटोन जो है वो बुलिश है। और उसके रीजन है कि ये समय आपके पास करीब 2 हफ्ते का है एवं जब जुलाई में जून एंड के क्वार्टर के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी तो हमने जून एंड के नंबर्स आते हुए देख रहे हैं हम लोग, सॉरी मार्च एंड के नंबर्स आते हुए देख रहे हैं और अब जून एंड के भी नंबर्स की तैयारी होने लगेगी। तो इस दोनों के बीच का जो फासला है उसमें थोड़ा सा एक अच्छा खासा अपमूव आने की उम्मीद है और पार्टिसिपेशन थोड़ा ब्रॉड बेस भी रह सकता है। जहां तक एचडीएफसी का सवाल है, आई थिंक बहुत क्लियर है, दिट वाज अ न्यूज फ्लो ड्रिवन थिंग कि जैसे ही वो डाइल्यूशन की बात आई तो थोड़ी घबराहट हो गई। और एचडीएफसी जैसी बैंक भी अगर ये ऐलान करे कि हमको पैसे जुटाने पड़ेंगे, आगे चल के तकलीफें बहुत ज्यादा हैं, तो वो एक चिंता का कारण जरूर बन सकता है। थोड़ा सा दबाव मुझे लगता है इस वजह से बड़ी बैंकों पे, कोटक पे भी सुबह में था। बट बैंकिंग एज अ सेक्टर इवन माय व्यू इज कि थोड़ा सा इससे थोड़ा परहेज मुझे इसलिए हो रहा है कि अभी जो मॉरेटोरियम का जो सारा कार्यक्रम है, ये इसके इम्पैक्ट क्या होगी, इसमें से नए एनपी एक्विजिशन कितने होंगे और तकलीफें कब कितनी लंबी चलेंगी। तकलीफें क्या है ये तो हम सब समझ गए हैं लॉकडाउन की वजह से जो हुआ है, लेकिन कितने लंबे समय तक ये चलेंगी इसका अनुमान थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा है। और वो अनुमान जैसे ही लगेगा तो बैंकिंग सेक्टर रीरेट होना शुरू होगा। लेकिन तब तक मुझे नहीं लगता बैंकिंग सेक्टर में कोई बहुत उतावलापन करना चाहिए लेने के लिए, चाहे वो अच्छी बैंक्स हो या जैसी मिड साइज की भी बैंक्स हो, उनको भी आप थोड़े दिन बाद देखिए। अभी जो लेना चाहिए मुझे लगता है नया थीम जो इमर्ज हो रहा है वो चाइना के टैरिफ्स, चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड वो है बैलेंस, उसको लेके है। उसमें से कुछ चीजें मुझे लगता है अपॉर्चुनिस्टिकली बहुत आएंगी। एक डिफेंस का है प्ले, पेपर ऑलरेडी आपने देख लिया है क्यों हो रहा है, क्योंकि पेपर इंपोर्ट जो रॉ मटेरियल होता था, पल्प जो होता था, वो काफी हद तक उस पर आंच आएगी और जिन लोग के इंटीग्रेटेड यूनिट्स हैं उनको फायदा होता हुआ बहुत क्लियरली दिख रहा है। और ऑफ कोर्स एक नामी इन्वेस्टर ने जो स्टेक लिया है उसकी वजह से थोड़ा ट्रिगर आज ज्यादा है। बट आई थिंक डिफेंस और पेपर, ये दो सेक्टर्स जो हैं इसमें बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है। और आगे कार्यक्रम में वी कैन ऑफ कोर्स डिस्कस मोर डिटेल में स्टॉक स्पेसिफिक बात भी कर सकते हैं। बट मुझे लगता है डिफेंस वाला जो प्ले है ये एक बहुत बहुत प्रॉमिसिंग प्ले बन सकता है इंडिया चाइना का जो स्टेटस है उसको देखते हुए। बताए डिफेंस और पेपर, ये दो सेक्टर पर आपकी नजर है और बात भी सही है। तनावपूर्ण स्थिति तो है, देखिए इस समय बॉर्डर पर नियंत्रण में है लेकिन तनावपूर्ण तो है, ये बात तो बहुत सही आप कह रहे हैं। और डिफेंस में कौन सी कंपनियों के ऊपर नजर रखी जाए ये भी बताइए साथ में। अच्छा, एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी नजर रखिएगा, ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। डिफेंस में कौन सी कंपनियों के ऊपर नजर रखी जाए, फिर पेपर का चर्चा हम विस्तार से करते हैं। मेरे एजेंडे में है वो चीज, डिफेंस का नहीं था क्योंकि आपने जोड़ा है, इसके बारे में बताइए आपके पिक्स कौन से होंगे डिफेंस सेक्टर में? देखिए हेमंत, पेपर तो मुझे पता है आप इसमें काफी माहिर हैं और कई बार आपने लोगों को अलर्ट किया है, चाहे वो 2020 के जरिए हो या कोई पिक्स के जरिए हो। बट अभी जो डिफेंस का मुझे लग रहा है उसमें दो चीजें, एक तो आत्मनिर्भर होने के, जैसे आपने पीपीई का एक एग्जाम्पल देखा कुछ समय पहले न्यूज में डिस्कस हो रहा था कि एक समय था कि हमें शॉर्टेज महसूस हो रही थी और अब ये है कि पीयूष गोयल जी ने ऐलान किया कि आप महीने के 50 लाख पीपी यूनिट्स जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। तो आप देखिए जो चीज हम चाहें तो उसमें आत्मनिर्भरता कितनी जल्दी आ सकती है। तो ये देखते हुए मुझे लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला साइड है, जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला साइड है, जो मॉडर्न वॉरफेयर में जो इंक्लूड होता है,
उसमें हम लोग की जो एक्सपर्टीज है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिप्रेजेंट करता है, बहुत बहुत ही उम्दा तरीके से करता है। और मुझे हमेशा ये लगा है कि ये कंपनी को थोड़ा सा हम लोग ने एक जिसको कहते हैं स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट दिया है। जितनी इसकी क्षमता है उतनी जो इसकी डिजर्विंग पोजीशन होनी चाहिए वो हो नहीं पाई फॉर व्हाटएवर रीजंस। अब वो कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस हमको वापस समझ आने लगेगी। और डिफेंस में होगा क्या कि अगर हम चाइना से काउंटर करने की कोशिश करें और दूसरों के साथ एसोसिएशन या टाइप्स या सांठगांठ बनाने की कोशिश करें, तो हमारी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉनिक साइड में ज्यादा है, हार्डवेयर में कम है, या बड़ी इक्विपमेंट हेवी आर्टिलरी और उस सब में थोड़ी सी कम है। सो इस वजह से होगा। और इसके अलावा जो एरिया है आपका मिसाइल्स का, और वो आप देखिए भारत डायनेमिक्स करके एक कंपनी है, ज्यादातर डिस्कस नहीं होती क्योंकि एक तो ये एफएनओ में नहीं है, थोड़े कुछ समय की हिस्ट्री है, तो हमारे टेक्निकल चार्टर्स फ्रेंड्स जो है वो थोड़ा इसको ट्रैक भी कम करते हैं। लेकिन वहां भी अगर आप देखिए जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन के साथ जो बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि ये सारी कंपनीज के लिए प्रायोरिटी पे इनकी ऑर्डर बुक में एग्जीक्यूशन आने लगेगा। ऑर्डर बुक तो बड़ी अच्छी खासी लेके बैठे रहते हैं हम लोग, लेकिन उसका कन्वर्जन नहीं होता, उसका एग्जीक्यूशन कन्वर्जन नहीं होता, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते। वो मेरे ख्याल से अब प्रायोरिटी पे होने लगेंगे। और जो मिसाइल्स का जो बिजनेस भारत डायनेमिक्स करता है उसमें वेग आएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास तो बहुत सारी चीजें पोर्टफोलियो में हैं ही, हम सभी जानते हैं, बट आई थिंक इट इज आल्सो इन वन ऑफ द अंडररेटेड स्टॉक्स इन द डिफेंस प्लेस। तो ये दो को अगर आप ध्यान दें, और ऑफ कोर्स सूची में धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, तो जो शिप साइड में जो फ्रिगेट्स बोलते हैं हम, जिसको कोस्टल सिक्योरिटी के लिए जो यूज होती है बोट्स और शिप्स, वहां पे भी होगा। बट पहली चीज जो है, पहला पड़ाव जो है वो ये दो कंपनी के ऊपर रहेगा डिफेंस का। से लेकिन क्योंकि प्रकाश ने जो दो स्टॉक्स का नाम लिया ना, उनमें मुझको एक ट्रेड विजिबल है। जरा प्लीज डायरेक्टर साहब भारत डायनेमिक्स लेके आइए 303 पे। एक बार राहुल एग्जैक्टली इसमें अपना टिक दीजिएगा। अ टिपिकल फ्लैग ऑन इंट्राडे चार्ट्स, 302 का प्राइस यहां पे है। और उससे अच्छा हालांकि प्रॉमिसिंग चार्ट जो है वो है बीईएल का 8575, मेरे ख्याल से स्पॉट मेरे स्क्रीन पे है। इस प्राइस में एग्जैक्टली है क्या? याद रखिए ये 200 डेमा के ऊपर है। राहुल एग्जैक्टली आपकी राय क्या है? इन दोनों में से कौन सा प्रॉमिसिंग लग रहा है एक क्लोजिंग ट्रेड के लिए, अगले 1-1.5 घंटे के लिए? जी, अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो बीडीएल का सेटअप ज्यादा बढ़िया है। इसमें लास्ट 3 सेशन में 2 बड़े कैंडल्स, अगर आप आवरली चार्ट की बात करें तो बड़े कैंडल्स है जहां पर अच्छा वॉल्यूम देखने मिला है हमें, और पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक 310 से 315 ऊपर में आगे बढ़ सकता है। साथ में अगर हम बीईएल की बात करें तो बीईएल का पोजिशनली स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। आई थिंक 2-3 दिनों के लिए कंसोलिडेट जरूर कर रहा है स्टॉक अच्छी मूवमेंट के बाद में, बट ओवरऑल ये अपने 200 डे ईएमए के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और साथ ही में जो स्टॉक पे इंटरेस्ट है वो लूज नहीं हुआ है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बीएल अच्छा प्ले करना चाहिए और इंट्राडे के लिए बीडीएल अच्छा स्टॉक होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो पोजिशनल के लिए बीईएल और इंट्राडे के लिए बीडीएल। और बीडीएल कैश वाला स्टॉक है। देखिए जब मूवमेंट देता है तो बढ़िया मूवमेंट देता है, और मुझे उसका मूवमेंट याद आता है दीवान साहब, पिछले हफ्ते जब इसके नतीजे आए थे, हवा नहीं लगी, बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर गया बीडीएल का स्टॉक। अब क्या शानदार प्रदर्शन इस स्टॉक ने दिखाया था। लेकिन चलिए हमारे तीसरे में 3 मेहमानों में से 2 मेहमान पीएसयूज के ऊपर राय दे रहे हैं। ईआईएल अभी अभी आपको नागेश जी ने बताया है, और दीवान साहब कह रहे हैं कि बीडीएल खरीदिए। ध्यान रखिएगा बीडीएल के आज नतीजे आने वाले हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के जब नंबर्स आए थे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ साथ बीडीएल भी भागा था, और आज दरअसल उसके नतीजे खुद के आएंगे। लेकिन सरकारी कंपनियों में सबसे ज्यादा पैनी नजर तो रखते हैं लक्ष्मण रॉय। देखिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सरकार की गतिविधियों पर भी पैनी नजर इनकी रहती है। और ये आज हमारे साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि अब अनलॉक 2.0 में क्या निकल कर आ सकता है। लक्ष्मण, सबकी निगाहें यही टिकी हुई हैं कि क्या रियायत मिलेगी और या नहीं मिलेगी, थोड़ा और समय हमें अनलॉक वाले मोड में ही रहना पड़ेगा। बताइए आप कैसे देख रहे हैं इसे, क्या कुछ हो सकता है, बाजार के लिहाज से क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? देखिए जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे तो ऐसा लगता है कि शायद पाबंदियां जारी रहेंगी, लेकिन जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो सत्ता के गलियारों में हलचल है, उसके मुताबिक पाबंदी जारी नहीं रहेगी, बल्कि सरकार पाबंदी में और ज्यादा ढील देना चाहती है अनलॉक 2 में। अनलॉक 2 की जो गाइडलाइन है वो आज शाम तक या बहुत से बहुत कल देर शाम तक जारी कर दी जाएगी, और उसका मुख्य फोकस रहने वाला है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। वहां पर 3 मोर्चे पर बड़ा ऐलान देखेंगे। पहला कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी
एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कामगार जो चले गए हैं छोड़ करके अपने अपने गांव या घर, उनको वापस कैसे लाया जाए उस पर जोर होगा। स्पेशल ट्रेन की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाएगी, हालांकि समान ट्रेन चालू नहीं होगी, इस पर पाबंदी जारी रहेगी। दूसरा, फ्लाइट को लेकर के फ्लाइट की संख्या, डोमेस्टिक फ्लाइट की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इंटरनेशनल फ्लाइट कब से शुरू की जाएगी इसकी समय सीमा का ऐलान यहां पर किया जा सकता है, हालांकि सीमित मात्रा में कुछ चुनिंदा देशों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट की सेवा शुरू होगी, इसका ऐलान किया जा सकता है। अगर स्कूल कॉलेज पर उम्मीद लगा बैठे हैं तो स्कूल कॉलेज के मोर्चे पर शायद बहुत ज्यादा राहत यहां मिलने की संभावना नहीं है। सार्वजनिक समारोह, धार्मिक समारोह पर पाबंदी जारी रह सकती है, लेकिन हर वो एक्टिविटी, हर वो शर्त जिसमें ढील देने से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, उन शर्तों में ढील आपको अनलॉक 2 में मिल सकती है। बढ़िया बता रहे हैं आप। तो आज शाम या कल तक ये जानकारी सामने आ जाएगी हमारे, और इसके ऊपर नजर रहेगी। दीवान साहब, कैसे देखते हैं आप, और इसमें से, इस खबर में से ट्रेड निकाल सकते हैं तो बताइए। लक्ष्मण, जो आपको खबर जनरली देते हैं उसमें कोई ना कोई तो ट्रेड देखिए छुपा होता है, आप ही बताइए कैसे अप्रोच करेंगे आप इसे। नहीं, आई थिंक बहुत वैलिड पॉइंट बोला उन्होंने। तो दो चीजें तो साफ जाहिर है, जो बंद थी, जो खुलेंगी चीजें, उसमें खास करके डोमेस्टिक फ्लाइट्स का मामला जो है वो काफी सुधर सकता है। और जिस हिसाब से सरकार ने, बॉम्बे सरकार ने अभी फॉर एग्जांपल स्लॉट 100 के एक्सपैंड किए, जो पहले 20-25 फ्लाइट थी वो 100 तक उन्होंने जो परवानगी दी है, उसको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं कारोबार शुरू जैसे जैसे होगा तो ये इसका वापस आपको फ्लाइट्स में जो है वो बेनिफिट मिलेगा। और ये समय जो 3 महीने का मिला है, इसमें बहुत चीजें हुई हैं जो हम लोग उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दे नहीं पाए। 2 चीजें खास करके हुई है। एक तो जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रनवेज का और वो सब, वो काफी हद तक सुधर गया है। तो इससे क्या होगा कि आगे चल के एफिशिएंसी आपको बहुत मिलेंगी। जो रिपेयरिंग का समय मिला है वो कभी पहले इस टाइप का समय नहीं मिला। दूसरा ये हुआ है कि जो इंडिगो ने अपने जो एयरबस के जो नियो के जो इंजन्स का इशू चल रहा था काफी समय, आपको ख्याल हो तो उनको उसके लिए वो भी किया गया था कि आप उसको रिपेयर करवाएं, इसको सेट करें राइट, वो उन्होंने 80% तक चेंज कर लिए हैं। तो एटलीस्ट वो जो डाउन टाइम जाता था, वेस्ट होता था, वो अब नहीं होगा, वो उतना रिस्क आपका कम हो गया। तो मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो इंडिगो रहेगा। अब वो मैं शॉर्ट टर्म के लिए कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में उसका इंपैक्ट क्या होगा ये थोड़ा सा हमको भी देखना पड़ेगा और उसके बाद व्यू लिया जा सकता है। बट ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बढ़िया बेट बन सकता है। दूसरी जगह फंसना नहीं है जहां पे, वो ये है कि कुछ समय पहले मैंने देखा था पीवीआर का शेयर ऑलमोस्ट 1150 की लेवल तक पहुंच गया था, और वहां से गिरता हुआ धीरे धीरे सरकता हुआ 1000 के पास आ गया है। ये चीज अभी भी खुलने से मुझे लगता है कि वंचित रहेगी, क्योंकि ये इस टाइप की एक्टिविटी सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी। जो लक्ष्मण ने बहुत साफ कहा कि कारोबार को लेते जहां प्रोत्साहन मिलता है वो चीजों में पाबंदी हटेगी, वो चीजों में ढील आएगी। तो पीवीआर जैसी कंपनीज को तो कोई ढील मिलने की मुझे नहीं लगता गुंजाइश है। तो वहां पे एटलीस्ट अगर ऊपर जाता है इस लॉकडाउन के अनलॉकिंग के एक्सपेक्टेशन में, तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो एक लॉन्ग ट्रेड है और एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है, शॉर्टिंग साइड का ट्रेड है, दोनों शॉर्ट टर्म है। ये कहीं इसमें लॉन्ग टर्म वाली राय नहीं है कि लोग लेके बैठ जाए और फिर बोलेंगे हम फंस गए। एग्जिट आ चुका है अब हरे निशान में, और बढ़िया प्रदर्शन देखिए आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लाल निशान में था और गहरे लाल निशान में था, लेकिन देखिए ये मैं वही कह रहा था, लक्ष्मण की खबर हो और दीवान साहब उसमें से कुछ निकाले नहीं, ट्रेड ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए दीवान साहब के बोलते ही ये स्टॉक भागता हुआ आपको नजर आ रहा है।